नमस्ते, प्रणाम सभी को। स्वाध्याय यात्रा चैनल पर आपका स्वागत है। हमने योग दर्शन अध्ययन के अंतर्गत अभी तक सूत्र 1 को उसके व्यास भाष्य के साथ देख लिया है। सूत्र 2 के अंतर्गत चित्त क्या है, वृत्ति क्या है और चित्त वृत्ति का निरोध क्या है, ये 3 प्रश्नों पर हमने विचार किया। अब हम आज की वीडियो में सूत्र 2 के व्यास भाष्य को देखेंगे और साथ में सूत्र 3 और 4 ये 2 सूत्रों को भी हम आज के ही वीडियो में कवर करेंगे। शुरुआत मंगलाचरण से। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैधकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। सूत्र 2 का व्यास भाष्य जो है उसमें महर्षि शुरुआत में कहते हैं कि सर्व शब्द अग्रहणात् संप्रज्ञातो अपि योग इति व्याख्यायते। इसका अर्थ है कि सर्व शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए ज्ञान वृत्ति सहित संप्रज्ञात समाधि को भी योग कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने योग की परिभाषा की योग चित्त वृत्ति निरोध, यानी कि चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना ये योग है। मगर उस डेफिनेशन में, इस परिभाषा में व्यास जी ये स्पष्टता करते हैं कि सर्व शब्द का प्रयोग नहीं किया हुआ है। इसलिए वो इस बात पर हमारा ध्यान ले जाते हैं कि जो 5 चित्त भूमि है, उसमें एकाग्र भूमि जिसमें सत्य ज्ञान प्राप्त होता है, उसको भी योग में ही हमें समझना चाहिए, उसको योग के प्रदेश में ही समझना चाहिए। इसलिए संप्रज्ञात अवस्था जो एकाग्र भूमि की है वो, और जो असंप्रज्ञात अवस्था निरोध भूमि की है वो, ये दोनों ही योग है, ऐसा महर्षि व्यास यहाँ पर हमें कहना चाहते हैं। आगे महर्षि ने कहा है कि चित्त प्रकाशमय, सक्रिय और स्थिर है, अतः उसमें 3 गुण हैं। चित्त को वो यहाँ पर त्रिगुणात्मक बताते हैं और वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये सत्व, रजस और तमस 3 गुणों से बना हुआ है, और उसी को यहाँ उन्होंने प्रकाश में सक्रिय और स्थिर कहा है। आगे व्यास जी ने कहा है कि प्रकाश रूप चित्त सत्व रजोगुण और तमोगुण के संपर्क में आने के कारण ऐश्वर्य और इंद्रियों के विषयों को प्रिय समझता है। जो हमने चित्त वृत्ति निरोध के अंतर्गत 5 भूमि के बारे में चर्चा की थी, उसी को यहाँ पर अब व्यास जी अपने भाष्य में कहते हैं। उन्होंने सबसे पहले यही बताया कि प्रकाश रूप चित्त सत्व। तो चित्त क्या है? उसमें हमने ये देखा था कि चित्त रूपेण परिणतम सत्वम चित्त सत्वम, ये तत्व वैशारदी की परिभाषा है चित्त को लेकर। तो चित्त मूलभूत रूप से सत्वगुणी है, उसमें सत्वगुण की प्रधानता है। मगर जब ये चित्त में रजस और तमोगुण की प्रधानता बढ़ती है, और इसलिए इन्होंने, यानी कि व्यास जी ने कहा है कि रजस और तमस ये दोनों गुणों के संपर्क में आने से जब चित्त इस प्रकार से घटित हो जाता है, उसका रूपांतर होता है, तो उसे ऐश्वर्य और इंद्रियों के विषय प्रिय होते हैं। आगे व्यास जी ने कहा है कि वही चित्त तमोगुण से युक्त होकर अधर्म, अज्ञान, राग अर्थात आसक्ति और
अनैश्वर्य की ओर प्रवृत्त होता है। तो यहाँ पर फिर वो एक स्टेप और आगे जाते हैं और ये कहते हैं कि जो मूलभूत रूप से चित्त सत्वगुणी है वो जब तमोगुण के अधीन हो जाता है, आगे उन्होंने कहा रजस और तमस दोनों ही गुण का प्राधान्य है, जब वो दोनों ही गुण के संपर्क में आता है तब। मगर जब परिस्थिति ऐसी बने कि तमोगुण की प्रधानता अधिक हो जाए, तो उस अवस्था में जो चित्त का रुझान है या चित्त की जो क्रिया है या जो परिणाम होंगे, वो हमें अधर्म, अज्ञान, राग और अनैश्वर्य की ओर प्रवृत्त करने वाले होते हैं। इससे आगे महर्षि ने कहा है, वही चित्त मोह के आवरण को हटाकर सर्वत्र प्रकाशमान होता हुआ रजोगुण से युक्त होकर धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य की ओर प्रवृत्त होता है। अब यहाँ पर एक और भूमि की बात वो कह रहे हैं, यानी चित्त के एक नए रूपांतर की बात कर रहे हैं। मोह का आवरण हट जाना, इसका अर्थ है तमोगुण जो है उसका तिरोभाव हो जाना और रजोगुण का प्रवृत्तिशील हो जाना। तो मूलभूत रूप से तो चित्त सत्वगुण है ही, मगर जब रजोगुण के साथ वो व्यक्त होगा, अपने आप को व्यक्त करेगा, तो ये जो चित्त है इसकी प्रवृत्ति जो है वो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य की ओर प्रवृत्त होने की होती है। आगे महर्षि ने कहा है कि वही चित्त रजोगुण के लेश मात्र मल से रहित होकर अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए सत्व और पुरुष के भेद ज्ञान से युक्त होकर धर्म में एक ध्यान की ओर प्रवृत्त होता है। एकाग्र भूमि या विवेक ख्याति के बारे में ही ये बात है। तो ध्यानी पुरुष इसे प्रसंख्यान परम विचार कहते हैं। इससे पहले उन्होंने कहा कि मोह का आवरण हटाकर सत्व गुण से युक्त जो चित्त है वो रजोगुण से युक्त होकर जब व्यवहार करता है। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि रजोगुण के लेश मात्र मल से रहित होकर, यहाँ पर महर्षि कहते हैं कि चित्त में जो रजोगुण की प्रबलता है, अब वो भी जब कम हो जाए और चित्त अपने मूल स्वरूप सत्व गुण के रूप में ही व्यक्त होना शुरू करे, तो उस चित्त की जो अवस्था है, जो भूमि है, वहाँ पर वो इसे प्रसंख्यान का नाम देते हैं और उसके लिए एक दूसरा शब्द भी है जो समझने में आसान है, उसको कहते हैं परम विचार। तो यहाँ पर इस भूमि में, इस अवस्था में सत्व और पुरुष, यानी कि पुरुष मतलब आत्मा, ये दोनों का भेद ज्ञान, ये दोनों अलग है, उस अवस्था में साधक पहुँचते हैं। आगे व्यास जी चिति शक्ति के बारे में कहते हैं, चिति शक्ति अर्थात आत्मा, पुरुष। व्यास जी ने कहा है कि चिति शक्ति अपरिणामी, विषय में प्रवृत्त ना होने वाली, जिसके समक्ष विषय प्रस्तुत होते हैं ऐसी शुद्ध और अनंत है, जबकि सत्व गुण रूप विवेक ख्याति इससे यानी चिति शक्ति से विपरीत है, भिन्न है। तो यहाँ पर चिति शक्ति अर्थात पुरुष के 5 लक्षण उन्होंने बताए हैं। एकाग्र भूमि के जो लक्षण उन्होंने कहे थे उसमें सत्व गुण रूप चित्त जो है उसके पुरुष का जो भेद है उसका ज्ञान होता है। अब यहाँ पर एक स्टेप आगे या निरुद्ध भूमि है उसके बारे में चर्चा करनी है, इसलिए उन्होंने पहले चिति शक्ति अर्थात आत्मा के लक्षण बताए। अब वो कहते हैं, अतः वैराग्यवान हुआ चित्त इसका भी निरोध करता है। यानी वैराग्य जब बढ़ता है तो ये जो ज्ञान रूप अवस्था है, साधक उसका भी त्याग करना शुरू करता है। तो इस तरह से वो निरोध अवस्था की तरफ पहुंचता है। इस निरुद्ध अवस्था में चित्त संस्कार शेष होकर रहता है, इसे निर्विष समाधि कहते हैं। तो जब ज्ञान रूपी जो वृत्ति है, सत्य ज्ञान रूपी जो वृत्ति है, इसका भी धीरे धीरे करके जब निरोध होता जाता है, तो वृत्ति जो मात्र है वो संस्कार के रूप में रह जाती है। तो इसी अवस्था को उन्होंने संस्कार शेष कहा है और इसको निर्बीज समाधि कहा है। आगे व्यास जी ने कहा है, इसमें कोई बोध नहीं होता, यानी कि निर्विष समाधि में कोई बोध नहीं होता, इसलिए इसे असंप्रज्ञात भी कहते हैं। तो संप्रज्ञात यानी जो ज्ञान सहित योग अवस्था है, योग प्रदेश है वो
और असंप्रज्ञात अर्थात जिसमें ज्ञान वृत्ति का भी निरोध हो जाता है वो। जब ज्ञान वृत्ति का भी निरोध हो जाता है उसे यहाँ पर असंप्रज्ञात या फिर निर्विष समाधि के रूप में महर्षि ने बताया है। व्यास जी ने सूत्र 1.2 के भाष्य को कंक्लूड करते हुए कहा है कि इस प्रकार चित्तवृत्ति निरोध रूप योग दो प्रकार का है, एक संप्रज्ञात और दूसरा असंप्रज्ञात। अगर कोई व्यक्ति योग दर्शन के सूत्र 1 और 2 के व्यास भाष्य को पढ़कर थोड़ा चिंतन करे, विचार करे और साथ साथ धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, ऐश्वर्य का अर्थ क्या है, अनऐश्वर्य का अर्थ क्या है, राग और वैराग्य क्या है, इसके स्वरूप को अगर शास्त्रों के माध्यम से जान ले तो वह उस व्यक्ति को निश्चित रूप से स्वयं एवं अन्यों की मानसिक स्थिति को समझने में अत्यंत लाभकारी या सहाय करता है। आधुनिक विज्ञान तो कहता ही है कि राइट डायग्नोसिस इज हाफ द क्योर। तो जब हम ये जान लेते हैं कि हमारी व्यक्तिगत रूप से मानसिक स्थिति कैसी है, तभी हम आगे अब क्या करना है या क्या करना चाहिए इसके बारे में हम समझ सकते हैं और ऐसा ही अन्य लोगों के लिए भी है। तो अब प्रस्तुति को और आगे बढ़ाते हैं, सूत्र 1.3 पर जाते हैं। तो सूत्र 1 जो है वो महर्षि पतंजलि की प्रतिज्ञा है और वो ग्रंथ के विषय का आरंभ करते हैं कि अथ योगानुशासन। सूत्र 2 उसमें योग को परिभाषित करते हैं, योग चित्तवृत्ति निरोधः। अब सूत्र 3 योग चित्तवृत्ति निरोध, इस सूत्र के आधार पर योग अर्थात चित्तवृत्ति निरोध का परिणाम बताता है। सूत्र है तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अर्थात उस अवस्था में जो दृष्टा है वो अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है। इससे आगे सूत्र 1.4 में महर्षि पतंजलि ने कहा है कि चित्तवृत्ति निरोध की स्थिति नहीं आती तब तक साधक की अवस्था क्या है। तो सूत्र है वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, अर्थात जब तक चित्तवृत्ति निरोध की स्थिति नहीं बनती तब तक दृष्टा की जो स्थिति है, अनुभव करने वाले की जो स्थिति है वो वृत्ति के साथ एकरूप होती है। अब सूत्र 1.3 और 1.4 के व्यास भाष्य को देखेंगे। 1.3 में व्यास जी ने कहा है उस समय चित्ती शक्ति कैवल्य की भांति अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होती है। उस समय अर्थात वृत्ति निरोध की अवस्था में चित्ती शक्ति यानी जो आत्मा है वो, तो कैवल्य का अर्थ है केवल मात्र, एक, अकेला। तो चित्ती शक्ति यानी जो पुरुष है, आत्मा है, जीवात्मा जो है वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होती है। आगे व्यास जी ने कहा है व्युत्थान चित्त अर्थात चित्त की बाह्य अवस्था में यद्यपि वह अर्थात चित्ती शक्ति स्वरूप में स्थित होती है फिर भी ऐसा प्रतीत नहीं होता। ये एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही और इसका संबंध जो है वो सूत्र 1 के भाष्य के साथ हम कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। सूत्र 1 में व्यास जी ने कहा था कि योगः समाधि, यानी योग का अर्थ है समाधि। फिर उन्होंने कहा था स च सार्वभौम चित्तस्य धर्म, ये जो समाधि की स्थिति है वो चित्त की सभी भूमियों में अवस्थाओं में रहने वाला उसका धर्म है। कोई भी पदार्थ अपने मूल धर्म को कभी त्यागता नहीं है। तो चित्त की कोई भी अवस्था हो, चाहे वो एकाग्र हो या निरुद्ध हो, जिसको योग प्रदेश कहा गया है, या फिर मूढ़ हो, क्षिप्त हो या विक्षिप्त हो, इसको व्युत्थान अवस्था कही गई है। किसी भी अवस्था में हमेशा ही समाधि जो है ये चित्त का लक्षण है, धर्म है, वो हमेशा उसके साथ रहता है, मगर व्युत्थान अवस्था में वो व्यक्त नहीं होता। और वही बात उन्होंने कही है कि ऐसा प्रतीत नहीं होता। तो मूलभूत रूप से तो हर व्यक्ति एक आत्मा के रूप में है, हम ये कहते भी हैं, मगर वो अव्यक्त अवस्था में है, इसीलिए इसे हम समझ नहीं पाते हैं। और इस अव्यक्त अवस्था में जो आत्मा की स्थिति है उसको व्यक्त अवस्था में लेके आना,
इसी को कहते हैं कि वृत्ति सारूप्य की स्थिति से वृत्ति निरोध की स्थिति में लेकर आना। तो वृत्ति सारूप्य की जो स्थिति है उसके बारे में व्यास जी ने भाष्य में कहा है कि व्युत्थान अवस्था में पुरुष चित्त से अभिन्न वृत्तियों वाला होता है। अभिन्न का मतलब अलग अलग ना होना। तो व्युत्थान अवस्था में पुरुष चित्त से अभिन्न वृत्ति वाला होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि चित्त के माध्यम से जो हम जानते हैं, अनुभव करते हैं, हम उसी अनुभव को अपना मूल रूप मान लेते हैं और इसीलिए हमारे अनुभव में हम ये कहते भी हैं कि मैं सुखी हूँ या मैं दुखी हूँ या मैं भयभीत हूँ। तो हम इसके साथ एकरूप हो जाते हैं। हम किसी और को भी ये कहते हैं कि ये दानी है, ये क्रोधी है, ये कामी है, ये ईर्ष्यालु है, इस तरह से। तो जो वृत्तियाँ हैं उसके साथ आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, एकरूपता हो जाती है और वही वृत्ति सारूप्य की बात है। तो व्यास जी ने कहा कि व्युत्थान अवस्था में पुरुष चित्त से अभिन्न वृत्ति वाला होता है और इस विषय में एक सूत्र भी है। एक ही दर्शन है, ख्याति ही दर्शन है। ये सूत्र पंत शिखाचार्य का है। इसको मैं आपके लिए होमवर्क के रूप में रखता हूँ। आपको ये बताना है कि इसका अर्थ क्या है कि एक ही दर्शन है, ख्याति ही दर्शन है। भाष्य में आगे बढ़ते हैं। व्यास जी ने कहा है, चित्त लोह चुंबक के समान अपनी उपस्थिति मात्र से ही कल्याणकारी होता है। दृश्य बनकर स्वामी पुरुष का स्व बन जाता है। चित्त क्या है, इसमें हमने देखा था कि चित्त और आत्मा के बीच में स्व स्वामी भाव संबंध है, दृष्टा और दृश्य का संबंध है और ये यहाँ पर व्यास जी ने बताया है कि चित्त का जो लक्षण है वो स्वाभाविक रूप से पुरुष के लिए है कि वो उसकी मदद करे। वो हमेशा ही पुरुष के साथ जुड़ा हुआ होता है और पुरुष के लिए वो बाह्य जगत को समझने में, अनुभव करने में सहाय करता है। तो वो एक साधन बनकर रहता है, इसीलिए पुरुष को स्वामी और चित्त को स्व कहा गया है। आगे व्यास जी ने कहा है, इसीलिए इसी वजह से अतः चित्त की प्रवृत्तियों के ज्ञान में पुरुष का अनादि संबंध ही हेतु है, कारण है। हमें चित्त की हर प्रवृत्ति समझ में आती है, हम उसको समझ सकते हैं। कभी-कभी हम सामान्य भाषा में या वर्तमान समय में जो आधुनिक विज्ञान है उसके संदर्भ में कहते हैं कि माइंड के 3 स्टेज हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो हम ये जानते हैं या हम ये कहते हैं कि कॉन्शियस स्थिति में तो जो हम करते हैं वो सब हमें पता होता है, मगर सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस में क्या है ये हमें नहीं पता होता है। मगर यहाँ पर व्यास जी ने कहा है कि पुरुष और चित्त का संबंध अनादि है, पहले से है, हमेशा से है। इसकी कोई शुरुआत डेट नहीं है, बस ये अनादि है। इसकी शुरुआत कब से हुई ये हम नहीं जान सकते, बस ये है। अब मस्तिष्क में जो हम जिसको हमारे योग विज्ञान की भाषा में मन कहते हैं, ये हमेशा ही तीनों रूपों में एक साथ रहता है, यानी कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो कॉन्शियस यानी उसकी व्यक्त अवस्था में सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस अव्यक्त होते हैं, मगर वो नहीं होते ऐसा नहीं है। तो अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली चित्त जो है वो हर चीज़ों को नोट करता है। एग्ज़ाम्पल के रूप में, हम किसी एक ऐसी जगह पर बैठे हैं, जहाँ पर एसी का टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेट किया गया है। हम लेक्चर हॉल में हैं, हम लेक्चर को सुन रहे हैं, लेक्चर के साथ हम एकरूप हो गए हैं। जो वक्ता है, जो बोल रहे हैं, उसको हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं और उसके साथ हम एकरूप हो गए हैं। अब मानो कि जो एसी का टेम्परेचर है वो 25 से धीरे-धीरे करके 18-16 पर अगर हम ले जाते हैं, तो ऑफ़ कोर्स हम कॉन्शियस रूप में वक्ता को सुनते हैं, मगर हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो है, सबकॉन्शियस माइंड जो है, वो वातावरण में बढ़ी हुई ठंडी को नोट कर लेता है और हमें शिवरिंग का अनुभव करवाता है। तो ये यहाँ पर तो हमारा ध्यान नहीं था। हमें पता भी नहीं है कि वो 25 से 18 हो गया, मगर क्योंकि हम तो किसी विषय के साथ जुड़े हुए हैं, वक्ता जो बोल रहा है उसके साथ संपूर्ण रूप से एकरूप हो गए हैं, मगर टेम्परेचर को सेंस कर रहा है हमारा चित्त।
अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, और उसको हम रिएक्ट भी करते हैं अनकॉन्शियसली। शिवरिंग होता है, वो हम पता नहीं है, हम उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, मगर होता तो है। तो ये सिद्ध होता है, ये समझ में आता है, ये हम मान सकते हैं कि प्रत्येक अवस्था में मस्तिष्क के अंदर जो हमारा मन है, योग विज्ञान के हिसाब से हम जो जिसको मन कहते हैं, वो तीनों अवस्था में रहता है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो आज के इस वीडियो में हमने सूत्र 2, 3 और 4 को कवर किया। मुख्य रूप से सूत्र 2 का व्यास भाष्य लिया और सूत्र 3 और 4 उसको उसके अर्थ के साथ हमने लिया, व्यास भाष्य के साथ लिया। आज के होमवर्क में एक प्रश्न तो मैंने आपको बता दिया कि एक ही दर्शन है, ख्याति ही दर्शन है। इसका अर्थ क्या है? अब दूसरा प्रश्न ये है कि सूत्र 1.2 इसके भाष्य के अंतर्गत जो भी कुछ हमने आज देखा, उसमें जो लक्षण उन्होंने चित्त भूमि के बताए हैं, वो लक्षण, जैसे कि किसी एक अवस्था में धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य के प्रति चित्त का रुझान होता है, किसी और अवस्था के अंदर अधर्म, अज्ञान, अनैश्वर्य की तरफ रुझान होता है। तो ये जो लक्षण है, वो पर्टिकुलरली किस भूमि के हैं, ये आपको बताना है। आज के होमवर्क में आपके लिए दूसरा प्रश्न है। आगे के वीडियो में हम सूत्र 1.5 और 6 का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।